नमस्कार दोस्तों, जय माता दी सभी को। मैं नीटू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मार्केट यात्रा में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक आजकल सबकी जुबान पे है। जैसे अपनी मार्केट क्यों गिर रही है, कितना गिरेगी, कब और कैसे रिकवर कर सकती है, क्या मार्केट में बॉटम बन गया है, एफआईज माल क्यों बेच रहे हैं, एफआईज माल खरीदना कब शुरू करेंगे, एवरेज कब करें, किसी भी शेयर, बहुत सारे शेयर्स में फंसे हुए हैं, क्या देख के एवरेज करना चाहिए, पैसे नहीं बचे हैं एवरेज करने के लिए तो अब क्या करें, छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस कैसे करते हैं, सेक्टरल एनालिसिस कैसे करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको साथ में जितने भी सेक्टर हैं सभी की एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस, और छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम में मैं आपको एनालिसिस करना सिखाऊंगा। इस वीडियो में दोस्तों कुछ टेक्निकल बातें होंगी, कुछ फंडामेंटल बातें होंगी, लेकिन आप चिंता मत कीजिएगा। मैं दोनों टॉपिक को एक श्रिंक करके आपको बिल्कुल देसी भाषा में समझाने की, सिखाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की वीडियो को दोस्तों वो लोग जरूर देखें जिन लोगों का हलक में जान आई हुई है, अरे जीरो हो जाएगा, अरे नाश हो गया, अरे क्या करें अब, अरे हम तो मर गए, अरे हम तो हाथ नहीं लगाएंगे, एक बार निकल जाएं शेयर मार्केट से। जो घबराए हुए ना जो लोग, खासकर ये बहुत सारे यूट्यूबर को, बहुत सारे टीवी चैनल वालों को देख के वो इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, मैं इधर कोई तूफानी बातें नहीं करने वाला हूं। कहीं कोई ये सोचे कि मैं तो इधर तूफानी बातें करूंगा, किसी को समझ में आई, किसी को नहीं आई, कुछ भी फेंक के बोल के चला गया, नहीं, ऐसा तो मैं कभी भी नहीं करता हूं। आप वीडियो जो मेरे पुराने फॉलोवर हैं वो देखते भी होंगे। मैं यहां पे दोस्तों तथ्यों पे बात करूंगा, मार्केट की हिस्ट्री पे बात करूंगा, जो मैंने आज तक रिसर्च की है, एनालिसिस की है, उसके ऊपर बात करूंगा। और जो मैं बातें करूंगा वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो वीडियो देखने के बाद। मैं अपने पास से कुछ भी बना के नहीं बोल रहा हूं, बस मेरे तजुर्बे के अलावा। ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। जब भी दोस्तों मार्केट गिरती है तो जो मार्केट का बॉटम बनने वाला होता है तो हम लाइव आते हैं और मैं आपको कुछ ना कुछ सिखाता हूं लाइव आके। लेकिन अब की बार मैंने सोचा कि जो चार्ट में मैं आपको सिखा सकता हूं, जो हिस्ट्री में मैं आपको सिखा सकता हूं, वो आप लाइव आके नहीं सीख सकते हो। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हो सकता है थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाए, लेकिन मैं वादा करता हूं जो जो चीजें आप सीखोगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि वीडियो कब खत्म हो गई। कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर किसी को ऐसा लगे तो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं भाई, जो सबसे बड़ा मिथ है, एफआईज माल बेच रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ा मिथ है भाई ये कि एफआईआईज माल बेच रहे हैं, इस वजह से अपनी मार्केट गिर रही है। देखिए दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको दिखाऊंगा ऐसा क्यों लगता है, कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। एफआईज माल बेच रहे, मार्केट गिरे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट गिरने के पीछे दोस्तों 3-4 कारण हैं। ठीक है, जो मेन मुख्य कारण है वो 3-4 कारण है मार्केट गिरने के पीछे। उनमें से एक छोटा सा कारण ये हो सकता है कि एफआईज माल बेच रहे, वो भी एफआईज माल बेच रहे हैं ये कारण नहीं है। एफआईज माल हर रोज बिका हुआ जो नेट सेलिंग आ रही है, इस वजह से रिटेल इन्वेस्टर डरा हुआ है और रिटेल इन्वेस्टर अपनी पोजीशन छोड़ रहा है, बेच रहा है, इस वजह से मार्केट गिर रही है। एक छोटा सा कारण ये है। अब इसको अगर मुझे प्रूफ करना हो तो दोस्तों वो मैं आपको दिखाता हूं। चलिए मैं आपको एफआईज डीआईज की एक्टिविटी दिखाता हूं। ठीक है, पहले एक बार मैं आपको चार्ट दिखा देता हूं, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि सर रिटेल इन्वेस्टर से क्या फर्क पड़ता है, रिटेल इन्वेस्टर माल बेच रहा है, इससे मार्केट को क्या फर्क पड़ता है। भाई फर्क पड़ता है, पहले नहीं पड़ता था, क्योंकि पहले रिटेल इन्वेस्टर की हिस्सेदारी थोड़ी होती थी शेयर मार्केट में। लेकिन 2020 के बाद, जब कोरोना के बाद जब मार्केट चली, इतने ज्यादा डीमेट अकाउंट हो गए, तो रिटेल इन्वेस्टर तो था, उसकी हिस्सेदारी बढ़ गई मार्केट के अंदर। और रिटेल इन्वेस्टर की इतनी हिस्सेदारी है भाई आज के समय में मार्केट के अंदर कि वो मार्केट मतलब अगर कुछ करेंगे ना, खरीदेंगे बेचेंगे, तो उसका असर आपको चार्ट पे दिखेगा ही दिखेगा। अब मैं एफआईज का आपको थोड़ा सा डेटा दिखाना चाहता हूं। पहला मिथ तो आपको यहीं क्लियर कर देता हूं। ये दोस्तों मैंने मंथली या वीकली लगा देते हैं, वीकली चार्ट आपके सामने ओपन किया है और यहां से आप देखिएगा, ये 2021 है, ये 2021 यहां से देखिएगा। पहले, इससे पहले 2020 हो गया। यहां से देखिएगा मार्केट ऊपर गई है या नीचे गई है, आप देख लीजिए कितना ऊपर गई है। चलिए वो भी हम देख लेते हैं, 2020 से मार्केट कितना ऊपर गई है। 125% मार्केट ने रिटर्न दिया है भाई 2020 के बाद, अब सॉरी 2021 के बाद। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूं एफआईडीआईज की एक्टिविटी। ये दोस्तों आपके सामने एफआईज का डेटा है, मैं इसको ईयरली कर लेता हूं, यानी कि पूरे साल मार्केट कैसे। अब ये देखिएगा,
यहां से यहां तक देखिएगा भाई, ये यहां से ये 2025 है और 2021 तक देखिएगा, ये 2021 से 2025 तक का एफआईज का डेटा है भाई, कैश का। जो लोग बोल रहे हैं ना कि एफआईज की वजह से मार्केट गिरी है, भाई एफआईज 2021 से बेच रहे हैं। 2021 में इन्होंने 92,000 करोड़ की सेलिंग की थी, 2,78,000, 16,000, 3,02,000, 1,24,000 की 25 में भी कर चुके हैं। यानी कि एफआईज पिछले 5 साल से या 4 साल से माल को बेच रहे हैं, 2021 से ये माल को बेच रहे हैं, ठीक है। और यहां चार्ट में देखिएगा 2021 के बाद क्या हुआ है भाई, बताओ, आप खुद देख लीजिए 2021 के बाद क्या हुआ है। एफआईज का दोस्तों एक पैटर्न होता है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि एफआईज की सेलिंग की वजह से मार्केट नहीं गिर रही है। कुछ लोगों को ये वहम होता है, जैसे कि मैं डेटा पब्लिश करता हूं कि भाई आज एफआईज ने 2300 करोड़ का 3300 करोड़ का माल बेचा। भाई वो एफआईज का डेटा है, 3300 करोड़ उन्होंने माल बेचा है, लेकिन वो निकलता कैसे वो मैं आपको दिखा देता हूं। वो नेट में सेलिंग नहीं होती है, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको ना तो किसी की वीडियो देखनी है, आने वाले कभी भी अगर आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो आप खुद ही सुलट लोगे उससे। मैं आपको एक बार एफआईज का डेटा दिखाता हूं, एक बार ट्रेड लाइन पे भी दिखा देता हूं। एफआईडीएस की एक्टिविटी में हम जाते हैं, उनकी बाइंग सेलिंग कैसे होती है वो मैं आपको दिखाता हूं। कैश में जाते हैं, अब ये देखिएगा किस का मंथ है, ईयरली, हाँ पास्ट मंथ सा दिखा रहा है। अब यहां पे 21 फरवरी का डेटा देखिएगा। 21 फरवरी को एफआईज ने कितना माल बेचा, 10,144 करोड़ का, नहीं 10,144 करोड़ का माल इन्होंने खरीदा है। ये आप एक बार देख लीजिएगा, ये देखिएगा एफआईज ग्रोस परचेज, एफआईज ग्रोस सेल, ये 21 फरवरी का है, ठीक है। 21 फरवरी यानी कि जो कल परसों ही कल की बात ही है, ठीक है। अब ये देखिए इन्होंने क्या किया है, 10,144 करोड़ रुपए का माल खरीदा है भाई, बेचा कितना है 13,593 करोड़ का। तो नेट में जो सेलिंग आई है 3449 करोड़ की आई है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर दोस्तों एफआईज को ये लगे कि मार्केट तो ये हो जाएगा, इंडिया के मार्केट को तो हो गई खत्म, अब इंडिया के मार्केट में कुछ भी नहीं बचा है, भाई ये 10,140 करोड़ का माल कैश में क्यों खरीदेंगे, बताओ मुझे आप। जो लोग एफआईज की वजह से सोचते हैं मार्केट गिर रही है, भाई एफआईज की वजह से मार्केट नहीं गिर रही है, आप एफआईज की सेलिंग की वजह से डरे हुए हो, आप माल बेच रहे हो, इस वजह से मार्केट, एक पॉइंट है ये, और भी कुछ कारण है, एक पॉइंट दोस्तों ये है कि मार्केट गिर रही है। तो इस चीज को, इस मिथ को दोस्तों दिमाग से निकाल दीजिएगा कि एफआईज की वजह से मार्केट गिर रही है। एफआईज लगातार 4 साल से बेच रहे हैं, आप यहां पे भी जाके देख सकते हो, एफआईज लगातार 4 साल से बेच रहे हैं, ये देखिएगा। और उस दिन से, जिस दिन से ये लोग बेच रहे हैं ना, उस दिन से मार्केट चल रही है। डीआईज दोस्तों इतने बेवकूफ नहीं है कि अपनी मार्केट का कैरियर खत्म हो गया तो मतलब ये लोग इतना माल खरीदेंगे, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में भ्रम बड़ा घुसा हुआ है दिमाग के अंदर कि अपनी मार्केट तो गई काम से, अब अपनी मार्केट में कुछ भी नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं। जैसे जैसे अब आप आगे वीडियो में बढ़ते जाओगे आपकी आंखें खुलती जाएंगी, सिंपल है। आप टेंशन फ्री रह के सोना शुरू कर दोगे जो अभी फिलहाल टेंशन लेके बैठे हैं। एक और चीज दोस्तों आप नोटिस कीजिए, एफआईज का ना तरीका है काम करने का। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे, एफआईज कुछ सालों तक लगातार माल बेचते हैं फिर खरीदते हैं। जैसे कि 2008 के बाद देखिए, 2 साल लगातार एफआईज ने माल खरीदा, फिर 1 साल बेचा, फिर लगातार 3 साल तक माल खरीदा, ठीक है। उसके बाद लगातार 4 साल तक इन्होंने माल बेचा। कब तक बेचा, 2018 तक फिर बेचा। अब उसने क्या किया, अब देखिए स्टॉक मार्केट ये जो है ना हिस्ट्री रिपीट करती है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये पैटर्न दोबारा रिपीट नहीं हो सकता है। 2019-20 में एफआईज ने फिर से माल खरीदा, अब ये 4 साल से माल बेच रहे हैं। अभी का हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है 1-2 महीने में या कल से एफआईज बाइंग करना शुरू कर दें, सेलिंग से ज्यादा बाइंग करना शुरू कर दे और ये ग्रीन हो जाए, तो अभी 2025 को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। तो मैक्सिमम एफआईज ने 4 साल तक मैक्सिमम सेलिंग की है, 4 साल तक, 2015 से 2018 तक, और फिर से अब मैक्सिमम 4 साल हो गए हैं इनको सेलिंग करते हुए। तो हाई चांस है कि एफआईज भी 2025 के अंदर फिर से बाइंग करना शुरू कर दे। बात को समझ रहे हो? तो एफआईज का डर अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अब मैं आपको एक बार थोड़ा सा और कुछ तथ्य दिखा देता हूं। ये देखिए निफ्टी का चार्ट है भाई आप सबके सामने, और मैं एफआईज का डेटा आपको दिखाता हूं थोड़ा सा। एफआईज की दोस्तों जो नेट इंडिया के अंदर होल्डिंग है ना, वो 78 लाख करोड़ की होल्डिंग है। 78 लाख करोड़ की मैं बोल रहा हूं भाई,
इंडिया के अंदर जो एफआईज ने माल लेके रखा है वो 78 लाख रुपए का लेके रखा है। अब इसमें से उन्होंने बेचा कितना है? इसमें से उन्होंने तकरीबन 8 लाख का माल बेचा है, यानी कि 70 लाख करोड़ की तो अब भी एफआईज की होल्डिंग है इंडिया के अंदर। कुछ भी नहीं बेचा है भाई इन्होंने। और आप मुझे ये बताइए, अगर आप मार्केट में भाई इन्वेस्ट करते हो, मान लीजिए आपने आज इन्वेस्ट करना शुरू, भाई कभी तो बेचोगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आप छोड़ दोगे, भूल जाओगे, जाओ तो जाओ कहीं पे, अरे कभी तो प्रॉफिट बुकिंग करोगे भाई। वही एफआईज कर रहे हैं, तो इस बात का इतना हा हुल्ला क्यों मचाना है? मैं भी कई बार बोलता हूं कि एफआईज की वजह से मार्केट गिरे, लेकिन मैं ये नहीं बोलता हूं कि एफआईज की सेलिंग की वजह से गिरी। मैं बोलता हूं एफआईज की सेलिंग की डर की वजह से रिटेल इन्वेस्टर बेच रहा है कि पता नहीं इंडिया की मार्केट को तो क्या हो गया है। ठीक है, तो पहला मिथ आप सबका मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि एफआईज की वजह से मार्केट, एफआईज की सेलिंग की वजह से मार्केट नहीं गिर रही है। ठीक है, दूसरा दोस्तों जो पॉइंट आता है, एक लोग बोल रहे हैं मार्केट क्रैश, मार्केट क्रैश, मार्केट क्रैश। देखिए भाई, मार्केट क्रैश नहीं है। मैं आपको अभी ये चीज सिखाता हूं। देखिए, मार्केट के ना दोस्तों 3 तरह के फेज होते हैं। क्या होते हैं? ये चीजें आपको आने वाले समय में काम आने वाली हैं। ठीक है, मार्केट के 3 फेज होते हैं भाई। पहला फेज दोस्तों मार्केट का होता है जिसको हम अप ट्रेंड बोलते हैं। ये हो गया अप ट्रेंड, यानी कि जो पहला हाई है वो मतलब जो ये वाला लो है, नेक्स्ट जो इसके नीचे ना इसके ऊपर बने, हाई एंड हाई हम इसको बोल देते हैं। पहला फेज दोस्तों ये है मार्केट का, जिसको हम अप ट्रेंड बोलते हैं। दूसरा फेज दोस्तों मार्केट का क्या है? जिसको हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं। और तीसरा फेज क्या है मार्केट का? जिसको हम रेंज बाउंड बोलते हैं, जब मार्केट एक रेंज में घूमती है। आई बात समझ में दोस्तों? क्या मतलब है? ये चीजें आपको आने वाले समय में काम आएगी। पहला अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड, तीसरा क्या है? एक साइडवेज, मतलब एक रेंज में मार्केट फंसी रहती है। ठीक है, अब एक चौथा क्या होता है जिसको आजकल सभी लोग चिल्ला रहे हैं। देखिए भाई, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, और अधूरे ज्ञान की वजह से ही लोग मार्केट में आजकल, ये नए लोग खासकर ये सोच रहे हैं कि अपनी मार्केट तो गई, अब हमने जो पैसा डाला था वो नहीं आने वाला वापिस, या फिर वो ऐसे लॉस में बेचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनको अधूरा ज्ञान है, क्योंकि उनको लोगों ने डरा रखा है। यूट्यूब व्यूज लाने के लिए भड़काऊ थंबनेल लगा रखे हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई अधूरा ज्ञान, खुद के दम पे कुछ सीखिएगा। ठीक है, जो लोग क्रैश क्रैश चिल्ला रहे हैं, क्रैश क्रैश, आपको मैं दिखाता हूं क्रैश होता क्या है। मार्केट में दोस्तों नॉर्मल डाउन ट्रेंड चल रहा है, एक प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, जो कि इतने बड़े मोमेंटम के बाद चलना नॉर्मल है। क्रैश दोस्तों ये होता है, ये होता है क्रैश। ठीक है, असल में क्रैश यही होता है जब इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनती है। और क्रैश दोस्तों ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। क्रैश आपको 2 महीने, 1 महीने तक, 3 महीने तक ही चलता है, उसके बाद मार्केट रिवर्स करना शुरू कर देती है। ये एक 2020 में जब कोरोना टाइम पे था। अब मैं आपको 2008 का दिखा देता हूं। ठीक है, ये 2008-9 का है। ये होता है भाई क्रैश, ये है क्रैश। जब मार्केट धड़ाम से नीचे गिरती है, 50-60% गिर जाती है, 50-60% भी 1 या 2 महीने के अंदर धड़ाम से गिर जाती है, क्रैश शब्द उसके लिए उपयोग किया जाता है। आप अगर मार्केट प्रॉपर डाउन ट्रेंड में चल रही है, लो एंड लो का फॉर्मेशन लगा रही है, आप इसको क्रैश नहीं बोल सकते हो। ये नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो दूसरा मिथ भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मार्केट क्रैश हो गई है। ठीक है, अब बात आती है मार्केट गिरने के पीछे क्या कारण है। अभी मैंने आपको 3 फेज बताए थे मार्केट के, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, क्या बताए थे? अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये क्या है भाई, ये क्या है मुझे ये बताइएगा, क्या है ये अप ट्रेंड है। अब ये क्या आ गया? ये आ गया साइडवेज रेंज। ठीक है, उसके बाद फिर से क्या शुरू हो गया? अप ट्रेंड। अब आप ये देखिएगा, क्या ये क्रैश है? मार्केट आई, पुल बैक दिया, मार्केट आई, पुल बैक दिया, मार्केट गिरी, पुल बैक दिया, मार्केट गिरी, मार्केट फिर पुल बैक दे देगी, मार्केट फिर गिर जाएगी। बहुत सारे लोग बोले सारे ऊपर कब जाएगी, वहीं बताएंगे भाई, चिंता मत कीजिए। ठीक है, तो ये मार्केट में नॉर्मल डाउन ट्रेंड है, ये क्रैश नहीं है। तो इस शब्द को भी अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। ठीक है, और अब मैं बात करता हूं मार्केट गिरने के पीछे कारण क्या है भाई। देखिए टेक्निकल और फंडामेंटली दोनों हम बात करेंगे। पहले हम थोड़ी सी जो बातें मैंने आपके साथ करनी है, जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए, वो बता देता हूं। देखिए भाई, एक कारण तो मैंने आपको बता दिया, एफआईज सेलिंग कर रहे हैं, इस वजह से लोग डरे हुए हैं, खासकर रिटेल इन्वेस्टर डरा हुआ है, वो माल बेच रहा है, पोजीशन छोड़ रहा है। इस वजह से पहले छोटा सा कारण तो ये है मार्केट के लिए। दूसरा कारण क्या है? जियो पॉलिटिक्स।
जियोपॉलिटिक्स का क्या मतलब है, जैसे कि ट्रंप आ गए भाई साहब, ट्रंप भाई साहब आने के बाद इन्होंने टैरिफ 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 कर दिया। इस वजह से मार्केट में असमंजस बनी हुई है कि क्या होगा क्या होगा, और मार्केट गिर रही है। ग्लोबल मार्केट नहीं गिर रही भाई, उनके बयान देने से उनकी मार्केट नहीं गिर रही, वहां पे उथल पुथल, उनकी मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, हमारी क्यों गिरेगी भाई? बात को समझ रहे हो? तो ये ना एक टेंशन बन जाती है, जियोपॉलिटिकल टेंशन हम इसको बोल देते हैं। एक है भाई जैसे युद्ध छिड़ा हुआ है, रूस यूक्रेन के अंदर थोड़ा सा युद्ध छिड़ा हुआ है। अब उसका इतना फर्क नहीं है जैसे कि हमास और इजराइल के बीच में छिड़ गया था, ये भी एक जियोपॉलिटिक्स है, इसकी वजह से भी मार्केट गिर रही है। एक जो सबसे इतनी, एक और भी बात है भाई, मार्केट इतनी नहीं गिरी है जितना लोगों के ने हाहाकार मचा रखा है। अब ना डॉलर जो अपना रुपया है ना वो कमजोर हो गया है, ठीक है, और ये भी चलता रहता है। ऐसी बात नहीं है कि मार्केट पहली बार डाउन ट्रेंड में आई है या रुपया पहली बार कमजोर हुआ है, ऐसा भी पहली बार नहीं हो रहा है। ये मार्केट का सर्कल है, ये मार्केट का साइकिल है जो चलता रहता है, और जब भी चलता है उसके बाद जब मार्केट रिकवरी करती है, आप हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, मार्केट जितना गिरी थी उससे दुगना भागती है, ठीक है। तो इसमें आपको चाहिए पेशेंस थोड़ा सा, बात को समझ रहे हो? तो एक तो टैरिफ हो रहा है, एक थोड़ा बहुत इधर उधर थोड़े बहुत लड़ाइयां चल रही हैं, डॉलर के मुकाबले रुपया थोड़ा सा कमजोर हो गया है, और सबसे बड़ा कारण है भाई मार्केट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न कभी नहीं देती है। धुआंधार रिटर्न मार्केट आपको कभी नहीं देने वाली है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मार्केट तो एक जादुई चिराग है, हाँ हमने घिसा उसको और जितना पैसा क्या, नहीं भाई, मार्केट के ना एक नॉर्मल रिटर्न होते हैं और उसी हिसाब से मार्केट रिटर्न देती है। तो यहां से यहां तक मार्केट थोड़ी सी ओवर वैल्यूड हो गई थी, और वहीं लोग आज आपको टीवी न्यूज चैनल वाले डरा रहे हैं, जो पहले तो बाय ऑन द डीप करो, बाय ऑन द डीप करो, बाय ऑन द डीप करो चिल्ला रहे थे, अब आपको बोल रहे हैं कि गिर गई, हो गया, वो हो गया, फलाना। भाई उनके चक्कर में मत पड़िए। मार्केट जब भागती है तो लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, एफआई सभी करते हैं भाई प्रॉफिट बुक, तो एक टाइम पे जाके तो मार्केट आएगी। और ये जो जिस तरीके से ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड भाई होता है ना, ये हेल्थी मार्केट के लिए जरूरी होता है, ठीक है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर आप कैसी बातें कर रहे हो, हमारे पोर्टफोलियो की ऐसी तैसी हुई पड़ी है, आपने तो 2-3 भाई यही कारण है, इससे ज्यादा कारण नहीं है मार्केट गिरने के। आप ढूंढ के बता देना मुझे, अगर कोई फालतू की बेतुकी बातें करनी है तो कोई भी कर ले भाई, बस ये 3-4 कारण है, इससे ज्यादा नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं हाहाकार क्यों मचा हुआ है, उसके बाद हम सेक्टरल एनालिसिस भी करेंगे, एवरेज कब करनी चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि हाहाकार क्यों मचा हुआ है। देखिए इस पॉइंट को दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा भाई, जो मैं अभी आपको बताऊंगा ना, क्योंकि ये बहुत कम लोगों, मेरे ख्याल से तो कम लोगों को ये समझ में आएगा, लेकिन आप वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको तब समझ में आ जाएगा। और मतलब इंपॉर्टेंट सबसे जरूरी पॉइंट है ये कि हाहाकार क्यों मचा हुआ है, क्योंकि आपके डर को यही निकालेगा। जो डर किस चीज का होता है, डर होता है भाई जब आपको किसी चीज का नहीं पता होता। अभी मार्केट में क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं, इस वजह से आपको डर लग रहा है, लेकिन अगर आपको कारणों का पता लग जाए तो फिर आपका डर ऑटोमेटिक दूर हो जाता है। बात को समझ रहे हो? तो अभी मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, किसी शेयर का एग्जांपल लूंगा। देखिए भाई सेबी के नए रूल की वजह से हम किसी भी शेयर के लेटेस्ट प्राइस के बारे में तो बात कर नहीं सकते हैं, 3 महीने पहले के बात कर सकते हैं। आने वाले समय में अगर कुछ डील हुई तो हम और ज्यादा बारीकी से सीखेंगे। पहले अभी जो सेबी ने रूल निकाले इन्फ्लुएंसर के लिए, उनकी हमको रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। तो करंट प्राइस के बारे में तो हम बात कर नहीं सकते हैं, ठीक है। बाय सेल की रिकमेंड नहीं दे सकते हैं, और ना किसी शेयर के बारे में ये बता सकते कि यहां से उड़ेगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन कुछ इंडिकेटर की वजह से मैं आपको बताऊंगा कि आप समझ जाओगे कि आपको एवरेज कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब मैं हाहाकार बताता हूं क्यों मची हुई है। मैं आपको जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं डिफेंस सेक्टर का और रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसका, यानी कि सोलर, जो ये सोलर वगैरह आपने ध्यान दिया होगा। पीएसयू जो स्टॉक है, जो सरकारी कंपनियां हैं, वो स्टॉक भाई उड़े हैं, भागे नहीं है, उड़े हैं वो शेयर। आप देख लेना चार्ट में जाके, पीएसयू जितनी कंपनी थी वो उड़े हैं। एक जो भी कंपनी ईवी से रिलेटेड थी वो भी उड़े हैं। एक रिन्यूएबल जो एनर्जी थी बैटरीज वगैरह की, ये भी शेयर उड़े हैं। एक डिफेंस सेक्टर थोड़ा सा, जिसने थोड़ा सा एक्स्ट्रा तूफानी रिटर्न दिए हैं, और वहीं स्टॉक अब दोस्तों ज्यादा गिर रहे हैं। बात को समझ रहे हो? वहीं स्टॉक ज्यादा गिरे हैं। और वो क्यों गिरे वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर निफ्टी का, मैं आपको निफ्टी का एक बार ये बताता हूं कि निफ्टी गिरी कितनी। ये देखिए,
निफ्टी कितना गिरी है भाई? निफ्टी गिरी है 13.5% भी नहीं गिरी है भाई। और निफ्टी भागी कितनी थी, मैं वो भी दिखा देता हूं। यहां से ही मान लेते हैं 2023 से ही, जहां से खड़ी खड़ी भागी थी निफ्टी, भागी थी भाई 40%, गिरी कितनी है 13%। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ही आएगा सर हमारी पोर्टफोलियो तो 30% डाउन है, किसी की पोर्टफोलियो 20% डाउन है, किसी की पोर्टफोलियो 25% डाउन है, तो ये कैसे है? देखिए बात को समझिएगा। जो आपने शेयर खरीदे, निफ्टी के अंदर दोस्तों 50 कंपनियों के शेयर आते हैं, वो सभी जो टॉप के शेयर हैं वो इतने ही गिरे मिलेंगे जितनी निफ्टी गिरी हुई है। आप कहां पे फंसे हुए हो? पीएसयू सेक्टर में, उसका भी चार्ट हम देखेंगे। आप फंसे हुए हो मिड कैप में, आप फंसे हुए स्मॉल कैप में, ठीक है, आप फंसे हुए निफ्टी नेक्स्ट 100 में, आप इन शेयर में फंसे हुए, ये जो सेक्टर है ना इनके शेयरों में आप फंसे हुए हो। और दिक्कत बताऊं मैं आपको क्या? अब मैं आपको ना जो हाहाकार मची हुई ना उसका एक रियल एग्जांपल बताता हूं। ये देखिएगा, मैं कोई भी शेयर का एग्जांपल ले लेता हूं, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं भाई, मैं एक शेयर का आपको खाली एग्जांपल ले रहा हूं। एक शेयर है भाई, मान लो आप पीएनबी लगा लो जो कि सरकारी कंपनी है, या फिर आपको मैं बताता हूं भैल, या फिर पीएनबी ही लगा लेते हैं। पीएनबी देख लो, पीएनबी का शेयर है, एक बैंकिंग शेयर है, ठीक है। आज से कुछ साल पहले, 1 या 1.5 साल पहले, खासकर जब से मोदी जी का वो भाषण आया था कि जो विपक्षी पार्टियां हैं अगर वो बोले कि ये कंपनी खराब है तो उस पर पैसा लगा दो, सरकारी कंपनियों पे ऊपर जाएगी, जब से वो स्टेटमेंट आई थी, ठीक है, तब से मान लीजिए पीएनबी का शेयर है, 2 साल हो गए होंगे उन बातों को, ठीक है। अब पीएनबी का शेयर 40 रुपए पे था भाई, ठीक है, 40 रुपए पे था पीएनबी का शेयर। पीएनबी का शेयर 40 से बढ़ के 140 हो गया भाई, 130 हो गया 2 साल में, या 1 साल में आप पकड़ के चल लो। क्यों भाई, क्या किया पीएनबी ने ऐसा? कोई उसका प्रॉफिट इतना होना शुरू हो गया? नहीं, पहले भी इतना ही था, बस लोगों के अंदर ना एक हाइप बन गई। और पीएनबी नहीं है, मैं आपको एग्जांपल, और बैल का शेयर देख लो, बैल का शेयर देख लो, ठीक है, या और भी कोई कैनरा बैंक का देख लो, ठीक है, कैनरा बैंक का शेयर देखो, जितनी भी हजारों कंपनी है भाई ऐसी जो जिन्होंने 100 150% रिटर्न दिया है। अब दिक्कत कहां पे हो रही है मैं आपको बताता हूं। अब पीएनबी का, जैसे कि पीएनबी का शेयर है भाई, और पीएनबी का शेयर ना 40 से बढ़ के ये हो गया 130, ये इसका 52 वीक हाई है। आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने ये देख के कि बाय ऑन द डिप, बाय ऑन द डिप सभी चिल्लाए ना, तो आपने ये देखा कि इस कंपनी का कोई इन्होंने सोना बनाना शुरू नहीं किया है, हीरे जवाहरात तो बनाती नहीं है ये कंपनी, या फिर इसको इतना एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं हुआ कि भाई शेयर दुगना हो गया तो इसका प्रॉफिट भी दुगना हो गया हो, ऐसा भी नहीं हुआ है। बात को समझ रहे? फिर भी आपने बिना देखे बिना समझे किसी की भी कॉल टिप्स लेके टीवी चैनल्स पे देख के मार्केट भाग रही है तो हम भी लगा देते हैं। किसी ने 120 पे बाय कर लिया, किसी ने 130 पे बाय कर लिया, किसी ने 135 पे बाय कर लिया। अब ये शेयर कहां पे है? अब ये शेयर है भाई 92 रुपए पे, या फिर 100 रुपए के आसपास। तो आपको कितना लॉस दिख रहा है, कितना % लॉस हो गया? मैं आपको एक बार दिखाई देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा हाहाकार का मतलब क्या है। मैं आपको इसका मंथली करंट प्राइस के बारे में दोस्तों मैं बात नहीं करूंगा, मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम दिखा रहा हूं। और यहां से लेके इसने ये हाई लगाया, और इसका मैं रिटर्न बताता हूं आपको कितना दिया इसने। 416% का रिटर्न है भाई। और अभी इसने कितना लिया है वापिस, मैं वो भी दिखा देता हूं आपको। इसने 36% लिया बस। 416 कहां से 416? और 2021 के 22 की बात है भाई, ये 2022 की बात है। 416% रिटर्न दिया, उसमें से अभी 36% लिया है। यानी कि जो बंदा भाई इसको 30 पे ले लेगा उसको तो अच्छा है, लेकिन आपने क्या किया है, कहीं से देखा किसी ने उठा लिया 100 में, किसी ने उठा लिया 130 में, किसी ने उठा लिया 140 में, और अब उनको क्या दिख रहा है? अब उनका तो रिटर्न वहीं से काउंट होगा ना जहां से उसने उठाया है। किसी ने अगर 140 पे उठाया है और अब ये आ गया 90 के ऊपर, ठीक है, अभी आ गया, उसको तो दिखेगा ना 40% माइनस, दिखेगा या नहीं दिखेगा? क्योंकि उसका तो तभी दिखा ना जब जहां से उसने उठाया है। अभी तो ये गिरा ही नहीं है भाई। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जिस तरीके से 416% का इसने रिटर्न दिया, अभी तो ये 36% ही नीचे आया है।
लेकिन आपकी जान हलक में आई हुई है। क्यों आई हुई है भाई? क्योंकि आप बिना समझे बिना सोचे, आप नहीं ज्यादातर लोग देखिए मार्केट में ना 2021 के बाद 2020 के बाद आप मान के चलिए, अगर 1 करोड़ थे तो 5 करोड़ हो गए, अगर 5 थे तो 15 हो गए, कितने ज्यादा डीमेट अकाउंट खुले। तो सबसे ज्यादा सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, 2020 के बाद नए लोग मार्केट में आए, रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में आए, म्यूचुअल फंड वगैरह ये चीजें पीक पे चली, इन्वेस्टिंग पीक पे चली, और लोगों ने उसके बाद इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और उन्होंने कर लिया छोटी कंपनियों के शेयरों को टॉप पे बाय। बात का समझ रहे हो? और अभी आपको इसलिए इतना लग रहा है क्योंकि निफ्टी तो केवल 13% गिरी है, आपकी पोर्टफोलियो 30% माइनस है। वो क्यों है? क्योंकि आप उन कंपनियों में इन्वेस्टेड हो जो कंपनियां स्मॉल कैप, मिड कैप, पीएसयू बैंक, डिफेंस सेक्टर इनके अंदर आती हैं। इस वजह से वो जो शेयर है और वो जो सेक्टर है वो गिरे हुए हैं भाई 25% 30% इस वजह से आपका पोर्टफोलियो 30% डाउन है और इस वजह से आपकी जान हलक में आई हुई है। अदरवाइज जितनी मार्केट नहीं गिरी है भाई, जितना आप सोच रहे हो। मैंने अभी आपको दिखाया, निफ्टी अगर 40% का मूव अगर निफ्टी ने 2 साल में दिया है, 1 साल में दिया है, तो निफ्टी ने केवल गिरावट 13% की दिखाई है। बात को समझ रहे हो? लेकिन दिक्कत दोस्तों यहीं पे, इसलिए मैं बोलता हूं, देखिए मार्केट, ये मत सोचियो कि आप अपनी पोर्टफोलियो को बेच के भाग जाओ, ये कोई रास्ता ही नहीं है भाई। कोई ऐसा बिजनेस ही नहीं है जिसमें आपको नुकसान नहीं हो सकता। बात को समझ रहे हो? और ऐसा भी नहीं है कि ये अब दोबारा वापस वहां पे जो आपने शेयर बाय किए थे वो दोबारा वापस वहां पे नहीं जाएंगे जहां पे आपने बाय किए। बिल्कुल जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे, थोड़ा सा समय लग सकता है। जो लॉस दोस्तों आपको दिख रहा है वो लॉस नहीं है। अगर 1 लाख में से आपको 10,000 का या 20,000 का या 30,000 का नुकसान दिख रहा है, वो नुकसान नहीं है भाई जब तक आप उसको बुक नहीं करोगे। अभी तक वो 30,000 का जो नुकसान है वो केवल पेपर में नुकसान है, लिखा हुआ है कि इतना आपको नुकसान है। अगर आप इसको बुक नहीं करोगे तो तक तो ये नुकसान ही नहीं है। और हर चीज दोस्तों आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। मार्केट अगर कहीं भी जा रही है तो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी। जैसे कि अब की मार्केट ने क्या सिखाया कि लोन लेके या किसी पे उधार लेके आपको इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। लोन या उधार लेके आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोन लेके बैठे हो, आप उधार लेके बैठे हो, तो उन लोगों को अब मुश्किल पड़ रही है क्योंकि लॉस ज्यादा चल रहा है। उनके पास पैसा देने के लिए लिमिट है कि इतने दिन के अंदर आपको पैसा चुकाना ही चुकाना है। लेकिन अगर मान लो मैं हूं, मेरे पास 2 लाख रुपए थे, मैंने 2 लाख इन्वेस्ट किए, 1.5 लाख बचे, टेंशन ही नहीं है भाई, मेरे को किसी के देने ही नहीं है पैसे। मैं सोच रहा था 1-2 महीने में रिटर्न आएगा, अब 5 महीने की जगह 6 महीने में रिटर्न आ जाएगा। टेंशन क्या है? ऐसा तो है नहीं कि भाई मार्केट अब गलत में चली गई, अब मार्केट कभी अरे थोड़ी सी और गिर जाएगी। बात को समझ रहे हो? कहां जाएगी? कहीं नहीं जाने वाली है। दिक्कत उसको है जो लोन लेके या फिर किसी से उधार लेके पैसा लगा रखे हो। और ये सीख आपको सीखने को मिल गई, मार्केट तो ही तो सिखाएगी, आगे आप ये गलती नहीं करोगे। सीधी सी बात है। देखिए हर तरह की मार्केट दोस्तों आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, ठीक है। अब की बार आपको पता चल गया कि बब्बल कैसे बनता है मार्केट में, कब इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि मैं अभी आपको थोड़ी सी देर में बताऊंगा, एवरेज कैसे करनी चाहिए, ओवर वैल्यूड है मार्केट उसको कैसे पता करना चाहिए, ठीक है, कब इससे बचना चाहिए, लोगों के कहने पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, कितने दिन तक मार्केट रोक के आपको आपके फंड को फंसा के रख सकती है, मार्जिन क्यों नहीं। देखिए ये चीजें आपको कब पता चलेंगी भाई? ट्रेंडिंग मार्केट में ये चीजें आपको थोड़ी सीखने को मिलेंगी। ये आपको तभी तो सीखने को मिलेंगे ना जब मार्केट में उतार चढ़ाव आएंगे। अब अगर मार्केट को आप एज ए बिजनेस लेके चल रहे हो तो ये जो फेस अभी चल रहा है, हर एक इन्वेस्टर को देखना बहुत ज्यादा जरूरी था, तभी आप सीख पाओगे। बात को समझ रहे हो? अब जिसको मेरी बातें भाई समझ में आ रही है ना, वो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बड़ी मेहनत लगती है एनालिसिस करने में, रिसर्च करने में, इतनी देर तक बोलने में। बात को समझ रहे हो? तो अभी देखिए तजुर्बा क्या होता है? तजुर्बा होता है भाई जब आप किसी चीज को बार बार कर लेते हो, आपका एक्सपीरियंस हो जाता है उस चीज को लेके, और तजुर्बे की अपनी एक वैल्यू होती है। फिल्मों में भी आपने ये डायलॉग सुने होंगे। आप फिर कभी ऐसे नहीं फंसने वाले हो। और अब ऐसा भी नहीं कि मार्केट अब खत्म हो गई, अब कभी नहीं भाई, मार्केट तो हमेशा चलेगी, आप भी हमेशा रहोगे।
तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को, अब आप ना, आपको क्या करना चाहिए, आपको ये चीज अडॉप्ट करनी चाहिए। हाँ यार देखो मेरी गलती थी, और देखिए मैंने गलती की है, तो हो सकता है मुझे 2 महीने और इंतजार करना पड़ जाए, रिटर्न नहीं आएंगे 2 महीने तक, थोड़े से कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। हाहाकार क्यों मची हुई है वो मैंने आपको बता दिया, समझा दिया, आप उस पॉइंट को दोबारा समझ लेना। इससे दूसरा कारण हाहाकार मचने का है ही नहीं भाई। हाहाकार एक ही वजह से मची हुई है, कोई शेयर 30 रुपए से भाग के 100 रुपए या फिर 120 रुपए चला गया, और बहुत सारे शेयर गए हैं, आपने बाय कर लिया उस शेयर को 120 के पास या 110 के पास। ठीक है, अब वो 10-20% गिर गया, वो अभी भी अपनी फेयर वैल्यू पे नहीं है। आपको समझना चाहिए भाई, कोई कंपनी जो है, मान लो कोई भी कंपनी है, उसका एक चाल होता है। इसलिए हमेशा लोग बोलते हैं कि आपको जो सेक्टर के अंदर स्टॉक आते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जैसे निफ्टी 50 के अंदर जो शेयर आते हैं उनमें आपको काम करना चाहिए। बैंक निफ्टी में, निफ्टी आईटी में, निफ्टी एफएमसीजी में, जो इनके अंदर शेयर आते हैं ना, वो शेयर ना तो ज्यादा गिरते हैं कुछ को छोड़ के, ना ज्यादा भागते हैं। वो आपको स्विंग के हिसाब से प्रॉफिट देते हैं। ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको प्रॉफिट दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। बात को समझ रहे हो? तो हमेशा ऐसी जगह पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जो वैल्यू के शेयर हैं। अब जो दिक्कत क्या है, 140 पे जिसने बाय कर लिया और ये शेयर दोस्तों 100 पे आ गया, तो ये तो गिर गया ना 30-40%, तो आपकी पोर्टफोलियो 30-40% ही माइनस दिखेगी। बात को समझे या नहीं समझे? आप ये नहीं देख रहे हो कि ये 30 रुपए से 140 पे गया था, इसने 200% रिटर्न दिया था, ये नहीं देख रहा। हाहाकार इस वजह से मची हुई है, वरना मार्केट नहीं गिरी है भाई इतनी। अब मैं आपको एक निफ्टी का चार्ट लगा के दिखा रहा हूं। ये निफ्टी का चार्ट है, मंथली चार्ट है, 1 महीने का भाई ये टाइम फ्रेम है। अब लगातार निफ्टी क्या करी, लगातार 5वां महीना है निफ्टी नीचे रेड में कैंडल बना रही है। मैंने 2002 से लेके आज तक का डेटा देखा, हाईएस्ट निफ्टी लगातार 4 महीने लाल रंग की कैंडल बनाई है हाईएस्ट निफ्टी ने। तो ऐसा भी आप मान के चल सकते हो कि आने वाले आज या इस महीने में, अगले महीने में मार्केट वापस, क्योंकि मार्केट हमेशा दोस्तों हिस्ट्री रिपीट करती है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी, और ना ही मार्केट आपको कभी ऐसे रिटर्न देगी कि भाई धुआंधार रिटर्न हो गए। मार्केट का एक तरीका होता है, अगर ऐसे भाई रिटर्न देती मार्केट तो कोई भी ना काम कर लेता भाई मार्केट में। चलो आपको एक और डाटा दिखा देता हूं, ये मैंने एवरेज निकाली है। ये देखिए मार्केट नॉर्मल कितना रिटर्न देती। मार्केट के दोस्तों जो नॉर्मल रिटर्न है वो 9 से 10% के बीच में है। ठीक है, पिछले 15 वर्षों में 2009 से 2023 तक मार्केट ने औसत 12.5% रिटर्न दिया है। 20 वर्षों में 9% रिटर्न दिया, 25 वर्षों में 7.18% रिटर्न दिया है। यह घटता बढ़ता रहता है, जैसे कि पिछले 2-3 साल से अच्छा रिटर्न दे रही थी। ठीक है, अब जब मान लो मार्केट ने अगर 30% रिटर्न दे दिया, ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान ले 30% रिटर्न दे दिया मार्केट ने 2 साल के अंदर, तो ये तो भाई मार्केट के रूल के खिलाफ हो गया ना, ऐसे थोड़ी देगी मार्केट। अब ये 30% को नॉर्मलाइज करने के लिए, 12 या 15% करने के लिए मार्केट को तो गिरना पड़ेगा भाई। इसी को तो ओवर वैल्यूड बोलते हैं, क्योंकि औसतन मार्केट का जो रिटर्न होता है वो 10% के आसपास होता है। मार्केट ने दे दिया 30%, आपको उसी टाइम समझ जाना चाहिए भाई मार्केट से मुझे थोड़ी सी दूरी बनानी पड़ेगी, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। बात को समझ रहे हो? और ये चीजें आपको सीखनी चाहिए, आपको ना कि किसी के ग्रुप को फॉलो कर दिया, कॉल टिप्स ले ली, ये कर लिया, वो कर लिया। भाई उनका पैसा, उनको तो कंपनियों के प्रमोशन करते हैं, उनको थोड़ी नुकसान है। इन्फ्लुएंसर को नुकसान नहीं है भाई, उनके पास तो हजारों सोर्स हैं पैसा कमाने के। नुकसान आपको है जो आप मुश्किल से 1-1 रुपए इकट्ठा करके आप लगा रहे हो। आपको एक और चीज दिखा देता हूं, कितना रिटर्न, ये भी देख लेना आप। ये देखिए कितना रिटर्न होता है, लास्ट को छोड़ देते हैं हम, नॉर्मल रिटर्न देखते हैं, एवरेज स्टॉक मार्केट रिटर्न। ये देखो हिंदी में कर देता हूं भाई। औसत रिटर्न, शेयर बाजार रिटर्न प्रति वर्ष लगभग 10% है। हालांकि ये औसत कम या ज्यादा हो सकता है। शेयर बाजार का रिटर्न साल दर साल बदलता रहता है, कुछ वर्ष अच्छे होते हैं जबकि कुछ वर्ष बुरे होते हैं। अभी क्या चल रहा है, थोड़ा सा बुरा समय चल रहा है भाई, सहन कर लेंगे। आप जितना अधिक समय तक निवेश करेंगे आपको चक्रवृद्धि ब्याज से लाभ मिलने की उतनी ही अधिक संभावना होगी, अर्थात आप ब्याज से ब्याज अर्जित कर सकते हो।
ठीक है, एक विविधित पोर्टफोलियो बनाए और अपने निवेश को कई वर्षों तक बनाए रखें। खैर ये तो हमारे नेचर में ही नहीं है कि हम कई वर्षों तक होल्ड कर लें। हम हैं तो स्विंग ट्रेडर, फंस गए तो लॉन्ग टर्म ट्रेडर बन गए, मिड टर्म ट्रेडर बन गए। ठीक है, चलिए ये तो आपको समझ में आ गया कि मार्केट की जो नॉर्मल चाल होती है, 3 फेस मैंने आपको मार्केट के बताए हैं। एफआईज का आपको क्लियर हो गया, हाहाकार क्यों मची है वो क्लियर हो गया। ठीक है, अभी बात आती है कि मार्केट कब ऊपर जा सकती है। देखो मार्केट में कब बॉटम बनेगा वो समझिएगा। देखिए एफआईज की सेलिंग हिस्ट्री को देखते हुए क्या साइन कर रही है कि इस साल में अगले महीने, उससे अगले महीने एफआईज दोबारा से बाय करना शुरू कर देंगे। ये नेचर है, बात को समझ रहे हो। हमास इजराइल का युद्ध रुक गया, थोड़े से दिन के बाद इसका भी रुक जाएगा। क्या बोलते हैं, रूस यूक्रेन का भी ट्रंप साहब लगे हुए हैं कोशिश करने के लिए, तो फिर एक भी नेगेटिव न्यूज नहीं रहेगी। एफआईज फिर अपनी मार्केट गिर के और थोड़ा सा नॉर्मल रिटर्न हो जाएंगे, मतलब साल के जितने % होते हैं वो हो जाएंगे। ठीक है, तो वो रिटर्न होते हैं तो मार्केट को फिर चढ़ना ही चढ़ना है। तो पहला साइन क्या है, एफआईज की अगर हिस्ट्री को देखें तो इन्होंने 4 साल से ज्यादा सेलिंग लगातार नहीं की है। अभी 4 साल इनको हो गए हैं, तो अभी ये बाइंग करना शुरू कर देंगे। तो डीआईज को तो वैसे ही बाइंग करना है। देखिए एफआईज सेलिंग करें इस वजह से मार्केट गिर नहीं रही है, लेकिन अगर एफआईज बाय करेंगे तो मार्केट जरूर भागेगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए एफआईज जितना सेलिंग कर रहे हैं उतने रिटेल इन्वेस्टर ज्यादा आ गए मार्केट के अंदर, उनकी हिस्सेदारी होगी। डीआईज का हर महीने 25,000 करोड़ का म्यूचुअल फंड आता है, वो भी लगता है। वो कहां लगना है, जो लोगों की एसआईपी लगी हुई है वो भी मार्केट में लगना है। तो एफआईज की भी बाइंग होगी, डीआईज की भी तो बाइंग होगी, और रिटेल इन्वेस्टर के भी ढांढस बंधेगा जब मार्केट ऊपर जाना शुरू करेगी। फिर मार्केट आप ये देखना कितनी स्पीड से ऊपर जाने वाली है। जो लोग अब बेच रहे हैं ना, मैं बोल रहा हूं दावे के साथ कर रहा हूं, इतना पछताएंगे, इतना पछताएंगे, वो किसी भी अपने सेक्टर में इतना नहीं पछताए होंगे। कोई भी ऐसा उनका मतलब जिंदगी में सबसे गलत फैसला होगा भाई गिरती हुई मार्केट में शेयरों को बेचना। हो ज्यादा से ज्यादा आपको थोड़ा सा समय लग जाएगा भाई। पहले आप सोच रहे थे 2 महीने में इतने पैसे कमाऊंगा, थोड़े से अब 2-3 महीने और बढ़ जाएंगे, आगे फिर से मार्केट नॉर्मल हो जाएगी। कम से कम ये तो आपको समझ में आ गया कि आगे ऐसी मार्केट में फंसना नहीं है, ये साइन दिखे निकल जाना है। आई बात समझ में। तो एफआईज का पहला हो गया। अब एक बार थोड़ी सी हम टेक्निकल दोस्तों एनालिसिस कर लेते, और ये चक्कर में मत पड़ना कि एफआईज बाइंग नहीं कर रहे हैं। एफआईज डेली बाइंग कर रहे हैं भाई, इस चक्कर में मत रहना कि एफआईज बाइंग नहीं कर रहे हैं। उनका तो हर रोज का बाइंग है। मैं फिर से दिखा देता हूं, पास्ट मंथ की कैश प्रोविजनल हर रोज बाइंग करते हैं भाई, बस नेट में थोड़ी सी बाइंग आती है। ठीक है, 13,000 करोड़ की सेलिंग की, 10 बाय करी, 14 की सेलिंग करी, 11 बाय की, 13 की सेलिंग करी, 11 की बाइंग हुई, 9 की सेलिंग करी, 14 की बाइंग हुई, 10 की सेलिंग करी, 6 की बाइंग। बाय तो ये कर रहे हैं भाई, ये मत सोचे कि लोग बाइंग नहीं कर रहे हैं। और अगर इनको ये लगता है कि भाई अपनी मार्केट तो खत्म होगी, जो कि आम इन्वेस्टर को लगने लगा है, तो ये गधे बेवकूफ नहीं है भाई। हम तो 1 लाख रुपए लगा के इतना हा हुल्ला मचा रही है, लोग हजारों करोड़ रुपए लगाते हैं। इनको अगर ग्रोथ नहीं दिखेगी तो ये भी नहीं लगाएंगे भाई पैसे। आ रही है आपको बात समझ में। तो डर को निकालिए अपने दिमाग से। अब हम थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस पे चलते हैं दोस्तों, फटाफट आपको समझ में आएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि एवरेज कब करनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप सबको थोड़ा सा सीखने को भी मिल जाए। सबसे पहले मैंने निफ्टी 50 का मंथली चार्ट लगाया है। मूविंग एवरेज में लगा लेता हूं। 3 मूविंग एवरेज है, 20 वाली, 50 वाली और 200 वाली। सबसे पतली जो मूविंग एवरेज दिख रही है 20 वाली है, उसके बाद 50 वाली है, उसके बाद 200 वाली है। मंथली टाइम फ्रेम है। अब एक बार मैं आपको टाइम फ्रेम का झंझट समझा देता हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर किस टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें, समझ में नहीं आता है। देखिए एनालिसिस किस टाइम पे करें ये डिपेंड करता दोस्तों आपकी इन्वेस्टमेंट के टाइप के ऊपर। मान लीजिए आप शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मतलब आप स्विंग ट्रेडर हो, मतलब आपने आज खरीदा 2-3 दिन में बेचा, 1 महीने में बेचा, तो आपको हमेशा एनालिसिस करनी चाहिए 1 दिन के टाइम फ्रेम में, 1 हफ्ते के टाइम फ्रेम में। अगर आप मिड टर्म की एनालिसिस करें तो आपको वीकली टाइम फ्रेम में, यानी कि 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने होल्ड करना है। लॉन्ग टर्म की अगर आप एनालिसिस कर रहे हो तो आपको मंथली टाइम फ्रेम की भी एनालिसिस करनी चाहिए।
ठीक है, क्योंकि अलग अलग इंडिकेटर, अलग अलग मूविंग एवरेज अलग अलग टाइम फ्रेम में चेंज हो जाती है। क्योंकि अब मार्केट लगातार 4-5 महीने से गिर रही है, तो ये ऑटोमेटिक थोड़ी सी लॉन्ग टर्म की एनालिसिस हो गई, मतलब आने वाले 1-2 महीने की एनालिसिस हो गई। फिर भी मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में भी दिखाऊंगा, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं निफ्टी 20 वाली मूविंग एवरेज से मंथली टाइम फ्रेम में कब कब भागी है, आपको समझ में आएगा भाई। ये देखिएगा, मैं आपको काउंट करके दिखाऊंगा थोड़ा सा मंथली टाइम फ्रेम में। यहां पे आप काउंट करना शुरू कर देना, 1 बार 2 बार, ये 50 वाली मूविंग एवरेज। और ये है भाई 2011-12 का महीना, जब मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर इतने ज्यादा नहीं आए थे, ठीक है। ये मैक्सिमम 50 वाली मूविंग एवरेज है। मैं 20 वाली का अगर काउंट करूं तो यहां से देखिएगा आप 1 बार, ये तो दोनों साथ साथ ही हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। ये वो क्रैश था जो लोग अभी क्रैश क्रैश चिल्ला रहे, जो कि नहीं होता है, ठीक है। अभी देखिए 6 बार, 7 बार, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ अभी तकरीबन यहां से इसको टच नहीं किया था, अभी यहीं पे आने वाली है निफ्टी। 20 वाली मूविंग एवरेज कहां पे है, 22,436, ठीक है। अगर मार्केट गिरती है नीचे तो ये मूविंग एवरेज थोड़ा 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 नीचे जरूर आएगी और ये आ जाएगी 22,200 के आसपास, ठीक है। बात समझ रहे हो। 50 वाली जो मूविंग एवरेज है 19,412 पे, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि भाई यहां तक मार्केट गिर सकती है। मैं अपना अभी के लिए ये मेरा व्यू है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। रही बात थोड़े से और वीकली टाइम फ्रेम की, वीकली टाइम फ्रेम में दोनों मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है। अभी मैं आपको थोड़े से स्विंग दिखाता हूं कहां कहां पे है। दिक्कत दोस्तों क्या है पता है, जब ये ऐसी मार्केट टेल बनाती है ना, तो मार्केट उसको टच करने आ जाती है। दिक्कत यहां पे है, हो सकता है मार्केट इसको टच करने आ जाए, लेकिन इससे पहले इसको बहुत सारे पड़ावों को पार करना होगा। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, जब दोस्तों शेयर्स की पिटाई हो जाती है, बहुत सारे स्टॉक की पिटाई हो जाती है, मतलब पोर्टफोलियो ज्यादा गिरता है, इंडेक्स कम गिरता है, उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे ये उल्टा हो जाता है। अब आने वाले समय में अगर ये इंडेक्स गिरेगा ना, तो पता है क्या होगा, आपके शेयर इतने ज्यादा नहीं गिरेंगे। मन क्या पता इंडेक्स 1% गिर जाए, आपका पोर्टफोलियो गिरेगा 0.10%, बस आने वाले समय में ये हो जाएगा। यानी कि इंडेक्स को नॉर्मलाइज करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा गिराया जा सकता है, क्योंकि ऑप्शन राइटिंग भी होती है, फ्यूचर में भी काम होता है, लेकिन जो आपकी पोर्टफोलियो वो ज्यादा नहीं गिरेगी, शेयर वाइज करेक्शन घट जाएगी, ठीक है। अभी मैं आपको अगर दिखाऊं, मैंने सारी जो मार्किंग कर रखी थी भाई वो डिलीट कर दी थी। आपको मैं सपोर्ट दिखा रहा हूं कहां कहां पे हैं निफ्टी के अंदर। तो पहला सपोर्ट तो जहां पे निफ्टी खड़ी है यही है भाई, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, 22,000 तक दोस्तों, 22,000 तक निफ्टी कहीं से भी रिकवर कर सकती है, कहीं से भी कर सकती है। वो 22,200 से भी कर सकती है, 300 से भी कर सकती है, 400 से भी कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये सारा एरिया अगर आप देखोगे भाई, एक रेंज बाउंड एरिया था और इसके बाद बहुत बड़ा मोमेंटम आया है, तो यहां पे पेंडिंग ऑर्डर होते हैं, तो ये पूरा बाइंग जोन है, ये पूरा क्या है, बाइंग जोन है। अब मैं आपको एक गिरावट दिखाता हूं, उससे भी आपको काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। हर गिरावट को हम देखते हैं कितना परसेंट गिर सकते हैं। मैं मूविंग एवरेज को दिखा दिया मैंने, इसको मैं हाइड करता हूं, ठीक है। आप भी अपने चार्ट में मार्किंग कर सकते हो। ये देखिएगा अभी मार्केट कितना गिरी है, टॉप से 13.65%। इससे पहले कब गिरी थी, यहां पे गिरी थी, कितना गिरी थी, 10%, यानी कि उससे कहीं ज्यादा अब गिरी है। उससे पहले यहां पे गिरी थी, कितना गिरी थी, 18%, ठीक है। उससे पहले अगर हम देखें मार्केट ने जो डाउन ट्रेंड बनाया था उसकी मैं बात कर रहा हूं, डाउन ट्रेंड जो बनाया था, यहां पे थोड़ा सा डाउन ट्रेंड था, ज्यादा नहीं था, ये तो स्विंग था, 8% का ही था, 18%। ये वो क्रैश वाला सिस्टम था, इसमें भी इतना ज्यादा कुछ नहीं था। अगर आप देखोगे ये गिरी थी 40% के आसपास, ये ऐसा कुछ नहीं है भाई मार्केट में। इससे पहले की अगर हम डीप देखें, कितना परसेंट गिरी थी, 12%। यहां पे कितना परसेंट गिरी थी, 15%। इससे आपको आइडिया आ जाएगा। यहां पे कितना परसेंट गिरी थी, 11%। यहां से यहां तक मैक्सिमम जो डाउन ट्रेंड चला था भाई, वो 25% तक चला था। डाउन ट्रेंड जो मैक्सिमम चला था 2015 से 16 के बीच में, एक ये डाउन ट्रेंड चला था भाई,
ये भी 25%, 28% के आसपास। तो अभी कितना गिरी है? 13-14%। तो पहली मैक्सिमम मुझे दोस्तों चांस लग रहे हैं गिरेगी। तो ऐसे तो मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा गिरेगी, यहां से 22,000 से हो सकता है वापस, या फिर यहीं से रिटर्न कर जाए। लेकिन अगर मैक्सिमम गिरे भी की तो 2-4% और गिर सकती है। ठीक है, अब मैं आपको एक दिन के टाइम फ्रेम में थोड़े से स्विंग लगा के दिखाता हूं कि मार्केट रिवर्स कैसे करेगी। जब भी मार्केट रिकवरी करेगी तो कैसे रिकवरी कर सकती है, ये मैं आपको दिखाता हूं। और ये ना भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जो अभी मैं आपको बताऊंगा ना उसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। अगर आपको यकीन नहीं है ना तो स्क्रीनशॉट ले लेना। एक ये वाला है, हर स्विंग को मार्क करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, हर स्विंग को मार्क करना है भाई। मैं इसको बदल देता हूं, लाइनिंग में कन्वर्ट कर देता हूं, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। कहीं ये सोचे कि स्क्रीनशॉट नहीं लेना है। मैं आपको बता रहा हूं कैसे मार्केट रिकवरी करती है, वो आपको अब दिखाऊंगा मैं। हमेशा मार्केट कैसे रिकवर करती है। ऐसा नहीं है कि मार्केट अब खड़ी खड़ी भाग जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ये गैप डाउन यहां से खुली थी, फिर यहां से गैप डाउन खुली थी। एक दिन का टाइम फ्रेम है भाई ये, ठीक है, एक दिन का टाइम फ्रेम है। और अभी आप ना, जैसे मैं बताऊं उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ऐसे ऐसे फिर मार्केट ऊपर जा सकती है, जब रिकवरी करेगी तो ऐसे करेगी। ठीक है, ऐसे ऐसे हम करके बाकी के इंडेक्स को भी देखेंगे। अभी ये देखना, अगर मार्केट यहां से गिरी तो ऐसे स्विंग बना के गिरेगी। और जब भी मार्केट रिवर्स करेगी भाई, एक डब्ल्यू पैटर्न बनाएगी, डबल बॉटम भी बना सकती है, अभी भी बना हुआ है। और फिर मार्केट ऐसे जाएगी। ये तो था जब जब 22,000 को टच करती है। अब आप ध्यान देना मार्केट कैसे रिकवर कर सकती है। ये तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, इसके बाद मैं आपको यहां से दिखाता हूं, क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ना। ये देखिएगा भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। कहीं ये सोचो कि मैं तो वैसे ही बना के इसको चला गया। जिस तरीके से मार्केट ऊपर जा सकती है, इसमें आप राउंड लेवल को भी जोड़ लेना। स्क्रीनशॉट ले, ये मैं क्लास में भी भाई बड़ी बारीकी से अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड बनाना सिखाता हूं, और इससे हम चार्ट को पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्यूचर में निफ्टी में एक दिन के टाइम फ्रेम में कहां कहां रेजिस्टेंस होने वाले हैं, कहां कहां से ये वापस, एग्जैक्ट लेवल नहीं बोल रहा हूं कि मैं भाई जैसे मैंने ये मार्किंग की बिल्कुल यहीं से घूमेंगे, लेकिन इस तरीके से मेजर जो लेवल है, मेजर जो स्विंग है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। और एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपको निफ्टी का एनालिसिस करना है, बाकी इंडेक्स भी ऐसे ही चलने वाले, क्योंकि है तो निफ्टी ही 50 ही, जो कुछ है निफ्टी 50 ही है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। और घबराने की जरूरत नहीं है 1% भी, 1% भी घबराने की जरूरत नहीं है। अभी हम बाकी के इंडेक्स को देखें, बैंक निफ्टी तो दोस्तों गिरी ही नहीं है, बैंक निफ्टी तो गिरी ही नहीं है। आप ये देखिए यार कितना गिरी है बैंक निफ्टी, हाईएस्ट 12% का लो है। अगर मैं आपको मंथली दिखाऊं बैंक निफ्टी को, आपको लग रहा है किसी भी एंगल से बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी क्रैश हुई है, क्रैश क्रैश चिल्ला रहे, लग रहा है कहीं से क्रैश हुई है? कौन बोलेगा भाई क्रैश हुई है? ये अप ट्रेंड आपको दिख रहा है, ये कौन बोलता है इसको क्रैश हुई? क्रैश ये होती है भाई, अलग से दिखेगी आपको चार्ट में, अलग से दिखेगी, अलग से दिखेगी आपको चार्ट में। तो घबराना किस बात का है भाई? मैक्सिमम आपको अगर मैं दिखाऊं, ये देखिए बैंक निफ्टी में जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है भाई, ये जो लास्ट टाइम लो लगाया था 47,865 का। इसके बाद जो सपोर्ट है मैक्सिमम, ये टेल को टेस्ट कर सकती है 47,800 के आसपास। इसके बाद जो सपोर्ट है 43,000, और मुझे इससे ज्यादा लग भी नहीं रही है भाई, मुझे नहीं लग रही है। और जब ये करेक्शन अगर होती है तो स्टॉक वाइज, मेरी बात ध्यान रखना, स्टॉक वाइज इतनी ज्यादा करेक्शन नहीं होगी, क्योंकि स्टॉक पिट चुके हैं। स्टॉक वहीं ज्यादा लोग रो रहे हैं जो ओवर वैल्यूड स्टॉक को बाय करके बैठे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बाकी के इंडेक्स दिखाता हूं। ऑल सेक्टर में हम जाते हैं, ये है
निफ्टी 500, ठीक है। अब निफ्टी 500 का मैं रिटर्न दिखाता हूं आपको। मंथली टाइम फ्रेम है भाई, छोटे टाइम फ्रेम का फायदा नहीं है। अगर मैं मूविंग एवरेज लगाऊं तो 20 दिन के 20 मूविंग एवरेज पर ये आ चुकी है। अब एक बार अगर मैं आपको इसके दिखाऊं गिरावट कितनी हुई है, मैक्सिमम 17%। पता चला भाई, पोर्टफोलियो किसी की है ना 17% माइनस, इसका मतलब आप समझ लीजिए निफ्टी 500 के शेयर आपकी पोर्टफोलियो में ज्यादा है, ठीक है। कितना गिरी थी यहां से यहां तक? 19%। यहां से यहां तक क्रैश में भी कितना गिरी थी? 39-40%। यहां से यहां तक जो करेक्शन आई थी कितनी आई थी? 22%। यहां से यहां तक कितनी करेक्शन आई थी? मैक्सिमम करेक्शन हम देख रहे हैं 32%। यहां से यहां तक, हाँ ये तो हमने देख लिया। ये एक 2008 का क्रैश था, इसमें 67% की। ये होते हैं भाई क्रैश। आज के बाद जो लोग क्रैश चिल्ला रहे हैं उनको समझा देना। तो निफ्टी 500 में आपको क्या समझ में आया? मैक्सिमम जो निफ्टी 500 गिरी है वो 22% के आसपास गिरी है मैक्सिमम, जो ज्यादा बार जिसकी नॉर्मल सी गिरावट, प्रॉफिट बुकिंग जो नॉर्मल होती है। और अभी कितना गिरी? 18%। यानी कि स्कोप है ज्यादा से ज्यादा 3-4% और गिरने का, किसमें? 500 में, ठीक है। अब इसके अगर मैं आपको सपोर्ट दिखाऊं, वो भी आप अपने चार्ट में मार्क कर सकते हो। एक तो यही सपोर्ट है भाई जहां पे इस टेल को ये टेस्ट कर सकती है, 19,645 का लेवल है। फिर मुझे मैक्सिमम 50 दिन के मूविंग एवरेज तक लग रही है। 50 दिन के मूविंग एवरेज तक मुझे मैक्सिमम लग रही है, जो कि 17,500-18 हजार का लेवल है। लेकिन वो फिर से याद रखना, अगर मार्केट यहां से गिरती है तो शेयर वाइज इतनी ज्यादा करेक्शन नहीं होगी। अच्छा, मैं अपना व्यू आप सभी को बताऊं तो मुझे ये लगता है भाई, जहां तक मेरी एनालिसिस बोल रही है, इस महीने के बाद मार्च वगैरह से, मार्च मिड में अपनी मार्केट रिकवर करना शुरू कर सकती है। बहुत अच्छी रिकवरी शुरू कर सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बिल्कुल धुआंधार तेजी एकदम से देखने को मिलेगी। जो भी मैंने निफ्टी का आपके सामने चार्ट लगाया उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मार्केट चढ़ेगी, डीप देगी, फिर चढ़ेगी, यानी कि गिर गिर के हमेशा मार्केट चढ़ती है, चढ़ चढ़ के हमेशा मार्केट गिरती है। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। निफ्टी नेक्स्ट 50 को देख लीजिए आप। मैक्सिमम आपको सपोर्ट कहां पे दिख रहा है भाई? मैक्सिमम आपको सपोर्ट सीधा 45,000 पे दिख रहा है। बहुत दूर है भाई। निफ्टी नेक्स्ट 50 का थोड़ा सा करेक्शन काफी दूर है। जब तक ये इस पर नहीं आती है तब तक इसमें डर बना रहेगा। इससे ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है गिरेगी। मूविंग एवरेज है 50 दिन का 50,000 पे, तो मैक्सिमम पहला जो टारगेट है, अगर यहां से रिकवर करे तो पहला चांस है 50,000 से। अगर गिरती है तो मुझे तो नहीं लग रहा है भाई गिरेगी, क्योंकि ऐसे जो मंथली टाइम फ्रेम में आपको ये जो गिरावट दिख रही है ये कई बार आई है, इससे ज्यादा आई ही नहीं है। आप ये देख लीजिए, इससे ज्यादा नहीं आई है। तो जरूरी नहीं है भाई, यहां से जब ये गिरी थी तो इन्हें मूविंग एवरेज को तब भी टेस्ट नहीं किया था, पहले ही चली गई थी। यहां से गिरी थी तब भी टेस्ट नहीं किया था, पहले ही चली गई थी। यहां से भी पहले ही चली गई थी, पहले ही चली गई थी। तो जरूरी नहीं है कि ये यहां तक आए, लेकिन हाईएस्ट वर्स्ट पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं वो ये हो सकता है। तो डरने वाली बात नहीं है, जब आपको रिजल्ट का पता है इतना हो सकता है, तो आपका एवरेज का भी, एवरेज भी बताऊंगा अभी। स्मॉल कैप अगर आप देखोगे कितना परसेंट गिरी है, स्मॉल कैप भाई आपको दिखेगी 24%। अब पता चला 24% आपका पोर्टफोलियो डाउन क्यों है, ठीक है। मैक्सिमम कितना गिरी थी यहां पे देख लीजिए, यहां पे गिरी थी भाई ये 38% गिरी थी। कब गिरी थी? 2021 में। ये 2020 में गिरी थी। तो 5-6% इसका चांस है गिरने का, 5%, 4%। इसमें सपोर्ट आपको दिखेगा 6,127 पे। मूविंग एवरेज भी है 50 दिन का, इसमें 200 वाली इसलिए नहीं क्योंकि इसको ज्यादा दिन नहीं हुए लॉन्च करने। निफ्टी स्मॉल कैप 250, ये कितना परसेंट गिरी है? मैं आपको बता रहा हूं सेक्टर एनालिसिस का 25% गिर चुकी है, 25.5। मैक्सिमम कितना गिरी है भाई आज तक? ये 28%, यानी कि 2-2.5% इसमें भी चांस है अभी गिरने के। लेकिन मुझे नहीं लगता है भाई, सच बता रहा हूं, ठीक है। इसमें कहां पे सपोर्ट है? इसमें अगर मैं आपको सपोर्ट बताऊं 12,598 यानी कि 600 पे सपोर्ट है। ये मंथली टाइम फ्रेम की बता रहा हूं मैं, रोस्ट सिनेरियो बोल रहा हूं मैं आपके सामने। वीकली टाइम फ्रेम में तो और छोटे हो सकते हैं। ये देखो स्मॉल कैप
इसमें यहाँ पे दिख तो यहाँ पे रहा है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में चलिए मूविंग एवरेज को हाइड करके मैं वीकली टाइम ये तो ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी दोस्तों। मैं एक काम करूंगा, हर सेक्टर पे अलग अलग वीडियो बना दूंगा। अगर और ज़्यादा मार्केट गिरती है तो हर सेक्टर पे मैं अलग अलग वीडियो बना दूंगा छोटे टाइम फ्रेम में। जैसे वीकली टाइम फ्रेम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहां तक गिरावट दिख रही है, ज़्यादा से ज़्यादा यहां तक गिरावट दिख रही है वीकली टाइम में। डेली टाइम फ्रेम में और कम दिखेगी। तो अगर आप कमेंट करोगे, सभी कमेंट कर देना, हर सेक्टर की अलग अलग एनालिसिस करना मैं आपको सिखा दूंगा। हर सेक्टर की अलग अलग एनालिसिस करना, ठीक है, कैसे करते हैं, और मार्किंग भी कर देंगे, क्योंकि सेक्टर के ऊपर कमेंट्री कर सकते हैं, ये सेबी के रूल के खिलाफ नहीं है। कैसे स्विंग के ऊपर, कैसे छोटे टाइम फ्रेम से बड़े, तो हर सेक्टर में हम एनालिसिस कर, आप बोल देना जो भी कमेंट करेगा। ज्यादा अगर कमेंट आए तो मैं आने वाले टाइम पे अगर मार्केट और ज्यादा गिरती है, ठीक है, तो मैं एक सीरीज लेके आ जाऊंगा हर सेक्टर के ऊपर। आप हर वीडियो में कमेंट कर देना, आज स्मॉल कैप का एनालिसिस करना सिखाओ, आज मिड कैप का सिखाओ, आज आईटी, क्योंकि मैंने सारे सेक्टर की वॉच लिस्ट बना रखी है। ये देखिए निफ्टी रियलिटी है, ठीक है, निफ्टी रियलिटी कितना भागी है। ये देखिए ये क्या है, मीडिया इंडेक्स है, मीडिया इंडेक्स की तो मम्मी पापा हुई पड़ी है। पीएसयू बैंक हैं, कितना भागे हैं भाई पीएसयू बैंक, आप देखिए वीकली टाइम फ्रेम में कितना भागे हैं भाई, 649% का रिटर्न। कितना गिरे हैं, 28% गिरे। अब जो भाई इसके टॉप में फंस गया, जो कि ज्यादातर लोग फंसे हुए, उनको तो अपनी पोर्टफोलियो 28% माइनस दिखेगी, इसलिए ज्यादा हाहाकार मची हुई है, मार्केट ज्यादा नहीं गिरी है। अब बात आती है दोस्तों एवरेज कब करनी, भाई कमेंट करना। अभी देखिए ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, मेरे गला अजीब तरीके से हो गया, ज्यादा देर होगी बोलते हुए, तो आप कमेंट कर देना। हर सेक्टर की अलग अलग एनालिसिस हम करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं एवरेज कैसे करते हैं। एवरेज कब करनी है, देखिए भाई ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट सबसे जरूरी पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये मैंने आपके सामने नॉर्मल में चार्ट लगा देता हूं निफ्टी का, ठीक है, और अभी मैं आपको बताता हूं एवरेज कब करनी चाहिए। एक इंडेक्स होता है दोस्तों ओवरबॉट और ओवर सोल्ड देखने का, यानी कि बाजार सस्ता कब है या फिर कोई भी शेयर सस्ता कब है, कोई भी शेयर महंगा कब है, वो देखने का, जिसको हम आरएसआई बोल देते हैं, एमएससीडी भी बोल देते हैं। एमएससीडी दोनों को इकट्ठा यूज करना चाहिए, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, आरएसआई और एमएससीडी। अब एवरेज का जहां तक मामला है, अगर आप एवरेज करते हो किसी भी स्टॉक में, तो आपको कभी भी डेली या वीकली टाइम फ्रेम में देख सकते हो, आरएसआई में डेली टाइम फ्रेम, यानी कि छोटे टाइम फ्रेम में आपको कोई भी इंडिकेटर नहीं देखना है। अगर आपको एवरेज सिस्टम अपनाना है तो मंथली और वीकली टाइम फ्रेम में देखिए, तब जाके आपको एवरेज करनी, क्योंकि मंथली वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप एनालिसिस करोगे तो फिर आपको क्या बोलते हैं, जो होल्ड करने की आपकी जो कैपेसिटी है, आपको समझ में आएगा कि मैंने एनालिसिस कर रखी है मंथली टाइम फ्रेम में, तो मैं इसको ऐसा नहीं है कि 2 दिन में शेयर को बेच दूंगा, नहीं। अगर आप वीकली मंथली में एनालिसिस कर रहे हो, ऐसी गिरी हुई मार्केट में कभी भी कर सकते हो। नॉर्मली आपको जब भी इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो ये चीजें आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, स्टॉक ओवरबॉट जोन में ना हो। है हजारों शेयर हैं, उसको छोड़ दीजिए, दूसरे शेयर को पकड़ लीजिए। आई बात समझ में। और उसको अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप कभी ऐसे मसले में नहीं फंसने वाले हो जिस मसले में आज आप फंसे हुए हो। और ये चीजें दोस्तों मैं यहां पे भी डिस्कस कर रही हूं। देखिए अपना एक टेलीग्राम ग्रुप है मार्केट यात्रा ऑफिशियल के नाम से, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा ओरिजिनल चैनल का लिंक, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, 100% फ्री है। बस ध्यान रखना, ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं। प्लीज मेरे नाम से किसी को पैसे मत देना। ये आप अगर सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से आपको बहुत सारे ऐसे चैनल मिलेंगे जो ये सारी सर्विस बेच रहे हैं। उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे ज्यादा दिख सकते हैं, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर हैं, बोट सब्सक्राइबर, उनकी पोस्ट पर ऐसे व्यूज नहीं मिलेंगे। तो रिक्वेस्ट है भाई आप सबसे, फ्रॉड चैनल को ज्वाइन मत करना, मेरे नाम से किसी को कॉल टिप्स वगैरह के लिए पैसे मत देना। ना मैं क्रिप्टो में काम करता हूं, ना मैं करवाता हूं, ना मैं प्रमोट करता हूं, ठीक है। तो लिंक से ज्वाइन करना, सीखने आना। यहाँ पे मैं डेली अपडेट करता रहता हूँ, डेटा लाइव मार्केट में क्या है, कोई ऐसी बात होती है FIDs की
FIDIs वगैरह की क्या एक्टिविटी, सारी चीज़ें और भी ज़्यादा चीज़ें मैं यहाँ पे अपडेट करने की कोशिश करूँगा। आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के नीचे आपको, अगर आपके पास किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं अच्छा सा, तो आप वो भी खुलवा सकते हो। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उसको अगर लिंक से मेरे डीमेट अकाउंट ओपन करते हो तो आप मुझे एक्टिव होने के बाद मुझे मैसेज कर देना, आपको मैं फैमिली ग्रुप में ऐड कर लूँगा, जहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें सिखाता रहता हूँ। इस ग्रुप में ही मैंने ये देखिए लिंक दिए हुए हैं, आप जाके डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। इससे मेरी भी सहायता होती है भाई। और फैमिली ग्रुप में मैं आपको बहुत कुछ सिखाता रहता हूँ। आने वाले समय में और ज़्यादा सिखाऊंगा, क्योंकि अभी बनाया। तो अगर कोई डीमेट अकाउंट ओपन करता है तो भाई ज़रूर मुझे मैसेज जरूर करना यूज़र ID मिलने के बाद, ठीक है। एवरेज की बात करते हैं, मैं किसी शेयर का आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम में देखना है भाई। मंथली टाइम फ्रेम में एक टाटा मोटर्स है, बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई इनमें इसमें इन्वेस्ट करना है, केवल एजुकेशन पर्पज के लिए। लेटेस्ट प्राइस को, करंट मार्केट प्राइस के बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करूंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि ओवरबोट ओवर सोल्ड कैसे देखते हैं, एवरेज कब करनी चाहिए अगर आप अपने शेयर में फंसे हुए हैं। पहली चीज तो ये देख लीजिए कि कंपनी का प्रॉफिट कैसा है। प्रॉफिट भी मैं आपको अभी बता दूंगा कैसे देखना है। फिर उसके बाद आपको ये देखना है कि एवरेज कब करनी है। तो आपको RSI और MACD दोनों इंडेक्स इंडिकेटर लगा लेने हैं, जैसे कि ये लगे हुए हैं, ठीक है, ये लगे हुए हैं। और MACD में जीरो लाइन के नीचे क्रॉसओवर होना चाहिए। RSI 30 के लपेटे में होना चाहिए। इसका मतलब वो शेयर सस्ता हो गया है। मंथली टाइम फ्रेम में कोशिश करें मंथली टाइम फ्रेम में देखने की, ठीक है। और इस हिसाब से अगर आप देखोगे टाटा मोटर्स अभी भी सस्ता नहीं हुआ है। MACD को इतना मत देखिएगा, MACD को इतना देखने, RSI जरूर देखना है। यह बताता है कि कौन सा शेयर महंगा है, कौन सा शेयर सस्ता। RSI का कितना, 45.19 है भाई इसका RSI। जब भी ये दोस्तों इस रेंज में आ जाता है 30 के लपेटे के आसपास, 30, 35, 28 मंथली टाइम फ्रेम में, इसका मतलब क्या है, शेयर सस्ता हो गया है। इससे पहले एवरेज करने का दोस्तों मुझे ही नहीं लगता कि फायदा होता है। मार्केट जब डाउन ट्रेंड में हो, अगर मार्केट नॉर्मल गिरती है, नॉर्मल चढ़ती है, उसमें अगर आप एवरेज करते हो तो आप शॉर्ट टर्म के लिए करते हो, स्विंग ट्रेड करते हो, कभी भी कर सकते हो, हर स्विंग पे कर सकते हो। वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, क्लास में भी मैं यही चीजें सिखाता हूं, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट जैसे अब चल रही है डाउन ट्रेंड में, अगर ऐसे चलती है, तो जब तक मार्केट में वो शेयर जो आपने बाय किया है ओवरसोल्ड नहीं हो जाता, तब तक एवरेज नहीं करनी चाहिए। ओवरसोल्ड होने के बाद भी कुछ पैसा दोस्तों बचा के रखना चाहिए, ताकि और ज्यादा गिरे तो आप और ज्यादा एवरेज कर सको। इन्वेस्टिंग करने का दोस्तों एक तरीका होना चाहिए। बात आई समझ में। अभी भी अगर आप देखोगे, इसने टाटा मोटर्स ने अपने ऑल टाइम हाई से यहां से इसने ब्रेकआउट दिया, तो और ये लेवल है भाई 600 का, तो 600 के आसपास भी नहीं आया, अभी तो 100 पॉइंट दूर है। और आप सोच के देखिए, ये 600 के पास आते ही सपोर्ट पे आ जाता है, और RSI भी यहां पे आ जाएगा, सारी चीजें एक साथ होंगी। तो एवरेज करने का पॉइंट मैंने आपको बताया। जैसे कि और कोई शेयर देख लेते हैं, PNB का शेयर है। अरे भाई क्या हो गया, ये भी ज्यादा भागा हुआ था। अब मंथली टाइम फ्रेम में इसका 51 है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये खड़ा खड़ा एक स्विंग बनाया, 2 स्विंग बनाए, 3, अभी तो भाई ये पहले स्विंग के पास भी नहीं आया है। अगर ये पहले स्विंग के पास आता है तो आप खुद देख लीजिएगा, RSI आपको इसका नॉर्मल 30-35 की रेंज में मिलेगा, ओवरसोल्ड मिलेगा। और जब जब दोस्तों ये, जैसे कि अगर मैं आपको टाटा मोटर्स दिखाऊं, कब बाय नहीं करते हैं शेयर, वो दिखा देता हूं। ये देखिए मंथली टाइम फ्रेम में मैंने इसका RSI लगाया। जब जब दोस्तों ये ओवरबोट हुआ है, देख लीजिए भाई, मैं आपके सामने है, जब जब ये ओवरबोट हुआ है, गिरा है, और मंथली टाइम फ्रेम है तो लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा गिरते हैं। यहां पे देखिए, जब जब ओवरबोट हुआ है, गिरा है, यहां पे फिर से ओवरबोट हुआ, फिर से गिरा, फिर से ओवरबोट हुआ, फिर से गिरा, फिर से यहां पे जाके ओवरबोट हुआ, तो 3-4 महीने फिर से गिरा, ओवरबोट हुआ, गिरा। ये देखिए, जब जब ओवरबोट हुआ है तब तक गिरा है, ठीक है। यहां पे फिर से ओवरबोट हुआ, फिर से नीचे, अब फिर से ओवरबोट हुआ था, अब फिर से गिर रहा है। ये एक रूटीन है। रिटर्न आपको इतना भयंकर रिटर्न नहीं देते हैं ये शेयर, आपको एक नॉर्मल रिटर्न देते हैं, साल का 10%, 15%, 20%, आप वो पकड़ के चलिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं लैगिंग इंडिकेटर, इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। भाई छोटे टाइम फ्रेम में नहीं करना चाहिए किसी भी इंडिकेटर का उपयोग।
दो तीन इंडिकेटर मिक्स करके आप यूज कर सकते हो। अब ये मत बोलना कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भाई बनाए क्यों है फिर इंडिकेटर? बेवकूफ है जिसने बनाए इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है? इंट्राडे में जब आप काम करते हो तब ये काम नहीं करते, ट्रेड जाने के बाद आपको ये बताते हैं कि हाँ भाई आप काम कर लो। लेकिन लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में सबसे किफायती चीजें हैं कि भाई कहां पे आ गया शेयर, ओवरबोट तो नहीं है, ओवरसोल्ड दिए, बताते हैं आपको। और ये बता रखा है आपने, ये टाटा मोटर्स को इसने बता दिया था कि ये एक्स्ट्रा ओवरबोट जोन में गया हुआ है। आई बात समझ में? और भी बहुत सारे आप कमेंट करोगे तो इनके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में अगर किसी शेयर का नाम लिया गया है, तो किसी कंपनी की वेबसाइट दिखाई गई, तो कोई प्रमोशन नहीं है भाई, कोई कॉल टिप्स नहीं है। इन्वेस्टमेंट बहुत रिस्की चीज है। अपने सलाहकार से, जो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर, उससे सलाह मशवरा जरूर कर ले। केवल एजुकेशन के लिए मैंने एग्जांपल देने के लिए लेटेस्ट प्राइस तो बताया भी नहीं है, हिस्ट्री में मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे ही ओवरबोट हुआ था, ओवरसोल्ड हो गया। तो एवरेज कब करनी चाहिए? मंथली टाइम फ्रेम में, जब आरएसआई 30-35 के लपेटे में आ जाए, तो इसका मतलब है कि आप वहां पे एवरेज कर सकते हो। और ना जब रिकवर करेगा ना भाई, तब ना ये नहीं देखेगा कोई शेयर की आपकी 20% माइनस है, आप सोच रहे हो यार 20% माइनस है, कभी रिकवर करेगा? भाई एक हफ्ते में भी कर जाएगा। कंपनी अच्छी होनी चाहिए। अब किन शेयर की एवरेज करनी चाहिए, एक बार मैं वो भी आपको बता देता हूं थोड़ा सा। देखिए भाई, जैसे कि किसी भी कंपनी का हम नाम ले लेते हैं, जैसे कि बेल है। आपको क्या जाना है? फंडामेंटल में जाइए, रिजल्ट में जाइए, दो चीजें, दो या तीन चीजें आपको खाली देखनी है, ठीक है। क्वार्टरली मैंने ओपन किया हुआ है, दो या चीजें देखनी है। नेट सेल्स बढ़ती होनी चाहिए, मतलब बढ़त पे भाई, कंपनी की सेल्स बढ़ेगी तभी तो फायदा होगा ना। बिक्री नहीं होगी तो बाकी बाकी फैक्टर तो खत्म हो गए, ठीक है। दो तीन चीजें देखनी, नेट सेल बढ़त पे होनी चाहिए, जैसे 39 से 41, 64, 35, 4, 41, 85, 42, 46, 57 पिछले 3 क्वार्टर से बढ़ी हुई है। पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बढ़त पे होना चाहिए, जैसे 780, 1083, 1301। अगर ये ऐसे बढ़त पर हैं, ये दो चीजें, मतलब अगर मान लो आपकी कंपनी, आपके पास इस कंपनी का शेयर होल्ड है, किसी के पास भी हो सकता है, अगर आपको लगता है कि एवरेज करूं या ना करूं, क्या फायदा है एवरेज करने का, तो आरएसआई का मतलब मैंने बता, दो तीन चीजें और क्या देखनी है एवरेज करने से पहले? नेट सेल्स, पीएटी बढ़त पे होना चाहिए। और क्या देखना है? म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, शेयर होल्डिंग किस किस की है, कितने म्यूचुअल फंड है। जितने ज्यादा म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ उतना बढ़िया है, क्योंकि भाई अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो हम एक आधी चीज छोड़ देंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड वाले इतने एजुकेटेड लोगों को बैठाते हैं, वो फंडामेंटल एनालिसिस हमसे ज्यादा अच्छी करते हैं। तो अगर उन लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए लगाए हुए हैं, तो हमारी क्या दिक्कत है भाई 1000 रुपए, 2000, 1 लाख लगाने में? तो ये ऑलरेडी अगर ये इन्वेस्टेड हैं, तो इसका मतलब ये फंडामेंटल एनालिसिस करके बैठे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख ले, एफआईज की होल्डिंग है 17% है, डीआईज की 20%, अच्छी खासी होल्डिंग है भाई। प्रमोटर के पास 50% से ज्यादा का स्टेक होना चाहिए। तो ये चीजें आपको देखनी है, अगर ये चीजें हैं तो आप उस शेयर में एवरेज कर सकते हैं। अगर मंथली आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में जाने वाला है, एवरेज कर सकते हैं। ये उतनी ही स्पीड से भागने वाले हैं, आप सोच भी नहीं सकते भाई, घबराने की बात नहीं है। बाकी जो कुछ वीडियो में अगर कुछ रहा हो तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, क्योंकि भाई मैं तो देखो थक गया हूं बोलते बोलते। कमेंट करके बताना अगर कुछ बाकी रह गया टॉपिक, उसके ऊपर भी हम वीडियो लेके आ जाएंगे। और अगर किसी को हौसला मिला है मेरी वीडियो से, तो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करना, ताकि जरूरतमंद लोगों तक आसानी से पहुंच जाए, क्योंकि आज के टाइम पे जब मार्केट ऐसी चल रही है, तो जरूरत है लोगों को ऐसी वीडियो की, ताकि उनका डर दूर हो जाए। मार्केट अपनी भारत की ग्रोथ पर दोस्तों अगर आपको भरोसा है, अडिग रहिए, बिल्कुल भी मत भागिए डर से। मार्केट वापस इतनी ही ऊपर जाने वाली, पहली बार मार्केट नहीं गिरी है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपका लॉस केवल कागजी है। पहले आप सोच रहे थे 4 महीने में रिटर्न आएगा, अब आप सोच लेना कि 2-4 महीने और निकल गए भाई। बिजनेस है, चलता रहता है, घबराने वाली बात है ही नहीं। एवरेज कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस कैसे करते हैं, वो थोड़ा सा एक मसला रह गया। आप कमेंट करना, हर एक सेक्टर की अलग अलग सिखा दूंगा,
उससे आपको थोड़ी सी और आसानी हो जाएगी जब आप अलग अलग सीखोगे। तो कमेंट करना भाई सभी। और भाई मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो पे कम से कम 5,000 लाइक आ जाए, तो भाई मैं मानूंगा कि हाँ, मेरा बोलना, इतनी देर तक मेहनत करना, रिसर्च करना सफल रहा। और अपने भाई के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, कोई पेड ग्रुप नहीं है। और मेरी थोड़ी सी हेल्प करना चाहते हो तो आप मेरे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और भी आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डरनी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जैसे कि एफ आई डी आई जो बाय करते हैं, किस एवरेज पे करते हैं, कब करते हैं, किस सेक्टर में, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने की आने वाले समय में देने वाला हूँ। तो उससे भी आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हो। और आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। कुछ भी कमी पेशी रही हो तो आप कमेंट कर देना, उसका जवाब मैं या तो वीडियो बना के देने की कोशिश करूंगा या वैसे दे दूंगा। ठीक है, तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जरूरतमंद लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।